नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य, उत्तर बिहार जागरण मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशिंद्र किंजल। आज उनसे हम कुछ वार्ता मुजफ्फरपुर को लेकर कर रहे हैं, उत्तर बिहार को लेकर के कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जिस मुजफ्फरपुर की बात करते हैं वह मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का घोषित राजधानी माना जा रहा है, लेकिन यह राजधानी इतना पिछड़ा क्यों है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ये बात सही है कि मुजफ्फरपुर को लोगों ने कहा कि एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी है और उत्तर बिहार का हृदय स्थली भी इसको कहा जाता रहा है। और यह भी सही है कि कई मायनों में उत्तर बिहार के अंदर भी यह जिला पिछड़ गया, यह इलाका पिछड़ गया। और इसके पीछे एक दो कारण हो ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। यही मुजफ्फरपुर जिला है, 1930 के आसपास बिहार और झारखंड का पहला प्लेन है, यहीं से उड़ा, यहाँ से उड़ा और काठमांडू जाके उतरा। प्लस जो धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय, या जिसको पहले हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय के रूप में 1811 में अंग्रेजों ने बनाया, लंगट सिंह कॉलेज और कई प्रकार की चीजें मुजफ्फरपुर में बनती चली गई। सुहृद संघ, ओरिएंट क्लब, रोटरी क्लब और मुजफ्फरपुर क्लब, कई चीजें बनती चली गई। मुजफ्फरपुर में कहा जाता था बाहर में कि मुजफ्फरपुर में जाइए और वहाँ रईसी किसको कहते हैं यहाँ सीखिए। पटना में नहीं था, मुजफ्फरपुर में था। लेकिन क्या हुआ कालांतर में, घटते 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 आज कई बार लोग ऐसे ही कह जाते हैं कि मुजफ्फरपुर अपराध की राजधानी है बिहार की, जो कि सही नहीं है। लेकिन ये बात अक्सर सोशल मीडिया चैनल पर भी आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि आपराधिक राजधानी कह के इसके बारे में चर्चा की जाती, अच्छा नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर साहब, अपराध की राजधानी की चर्चा आप किए हैं, तो जो अपराध की स्थिति है, तो हमको लगता है उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी सांस्कृतिक राजधानी के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन वास्तव में जो अपराध की स्थिति है उसमें क्यों नहीं उसको जैसे अपराध की राजधानी कहा जाए। हाँ, देखिए, थोड़ा सा हम पीछे ले जाना चाहेंगे रविंद्र जी। 1970 से लेकर 75 के बीच का समय मुजफ्फरपुर में, यही आप देखिएगा खुदीराम बोस क्रीड़ांगन जो कंपनी बाग में है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जिसको हम लोग ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अपने माता पिता के साथ हम भी उंगली पकड़ के वहां पर आते थे और सामने बैठकर कार्यक्रम देखते थे। यहाँ पूरे देश और विदेश से बड़े बड़े कलाकार आते थे। उस्ताद विलायत खां को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, गुदई महाराज का तबला। बाद के समय में हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि एक वर्ष हेमा मालिनी आई थी वहां डांस करने के लिए। तो मुजफ्फरपुर को कहा जाता था कलाकारों के बीच में कि बड़े बड़े कलाकार पूरे हिंदुस्तान से, वहां चर्चा चलती थी कि भाई मुजफ्फरपुर जाओ, वहां अपनी कला का प्रदर्शन करो, वहां के गुणी लोग यदि तुम्हारी कला को पास कर दें तब तुमको राष्ट्रीय स्तर का कलाकार माना जाएगा। ये मुजफ्फरपुर की पहचान थी। एक छोटा उदाहरण देना चाहते हैं। 1988 या 89 की बात है। मैं नया नया उस समय दिल्ली से आया था, डॉक्टर था। पटना आकाशवाणी में मेरा सितार का कार्यक्रम था। तो मैं जब कार्यक्रम गया, सितार बजा के जब स्टूडियो से बाहर निकला तो करीबन 8-10 सुधी जन बाहर खड़े थे। उसमें से एक ने हमसे कहा कि दादा आपने बहुत अच्छा सितार बजाया। दादा, ध्यान रहे, दादा बंगाली को यूजली कहते हैं, बंगाली में भाई को। तुझे कहा दादा सो आप कलकत्ते से आए क्या? हमने कहा नहीं, हम कलकत्ते से नहीं आए, मेरा घर मुजफ्फरपुर है। तो उस लड़के ने हमसे कहा कि मुजफ्फरपुर में सितार कहाँ से आया, मुजफ्फरपुर में संगीत कहाँ से आया। तो इसके पहले कि हम जवाब देते, वहां पर एक वरिष्ठ कलाकार थे जिनका नाम मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे, नंदू कश्मीरी नाम था उनका। बहुत गोरे थे और नीली नीली आंख थी उनकी। हम उनको पहली बार मिले, नंदू कश्मीरी जी। वो आए वहां से और मेरी जवाब आने से पहले उन्होंने जवाब दिया। उस बच्चे को उन्होंने कहा, बच्चा क्या नौजवान था, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा पटना में जब आकाशवाणी बना तो आकाशवाणी पटना उधार के कलाकारों पर चलता था। पटना में कलाकार नहीं थे,
गंगा नदी के उस पार से स्टीमर में चढ़ के जब सीताराम हरि दांडेकर, वज्जन खां और बहुत से कलाकार, ब्रिजबाला देवी और कई लोग उधर आते थे, तब आकाशवाणी पटना में कलाकार मिलते थे। ये पहचान उन्होंने जो 88-89 में कही, मुझे आज भी याद है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है सुन करके बाहर का आदमी कह रहा है कि मुजफ्फरपुर के कलाकारों से पटना का आकाशवाणी चलता था। तो ये समय रविंदर जी का भी हुआ करता था। वहां से यात्रा शुरू होकर आज जो अखबार देखिए तो कोई दिन नहीं बीतता कि 2-3 बड़े अपराध की उसमें चर्चा नहीं होती है। दुख लगता है कि हम भी वही शहर था और वही शहर आज हम कहाँ पहुंच गए। यदि अपराध की चर्चा नहीं भी करें तो इसके समानांतर अच्छे काम क्या हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्य क्या हो रहा है, साहित्यिक कार्य क्या हो रहे हैं, शायद इनका वजन कम हो गया या फिर मीडिया में इनको स्पेस मिलना कम हो गया, या सचमुच में अपराध इतना बढ़ गया है कि उसके सामने साहित्य और संस्कृति बिल्कुल गौण या बौनी नजर आ रही है। अपराध तो बढ़ा है, अपराध बढ़ा है कि 1970 के दशक में अपराध मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था, जो 90 के दशक में काफी पिकअप पकड़ा और हमको लगता है ये मुजफ्फरपुर से कई बड़े बड़े व्यवसायी पलायन कर गए। बीच में कुछ थमा, लेकिन फिर अपराध का वही हाल है। इसलिए अपराध की राजधानी जो कथित रूप से लोग कह रहे हैं, तो उसमें कहीं से दो मत नहीं है। जो उनका जो विचार है वो अपने विचार को रख रहे हैं कि अपराध की राजधानी है, तो अपराध तो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं इससे इनकार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात सही है कि हम लोगों ने भी वो दौर देखा है, किस प्रकार से अपहरण होता था, फिरौती के लिए अपहरण होता था, हत्याएं होती थी और यहाँ से लोगों का पलायन होता था। ये बात सत्य है। लेकिन एक दौर वह भी आया जब 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनकर वापस आए, तब बिहार में एक नया दौर शुरू हुआ। जनता को एक विश्वास लगा कि नहीं, हमारी अपनी सरकार आ गई है, और बिहार के बाहर बसे हुए जो हमारे लोग थे, भाई बंधु, वो सब धीरे धीरे करके बिहार वापस आने शुरू हो गए। शुरू के 5 सालों में तो कम, लेकिन 2010 के बाद से ऐसे लोगों का आना भी शुरू हुआ और धीरे धीरे करके बड़े बड़े प्रकल्प भी यहाँ लगने लगे। अभी 3-4 दिन पहले मैं पटने में था, एक राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही थी। वहाँ जो कॉन्फ्रेंस मैनेजर लोग दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के समय पटना में कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन उसके लिए होटल की बुकिंग 2026 की अभी से शुरू हो गई है। तब उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में लेमन ट्री होटल के सारे कमरे उन्होंने बुक कर लिए। हमने कहा लेमन ट्री होटल मुजफ्फरपुर, हमको तो मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा आपको नहीं पता है, लेकिन ये 1 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा में रेडिसन होटल बन के तैयार हो जाएगा, उसके होटल के कमरे हमने बुक कर लिए। तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क हुआ है, जो पहले में और आज में लोगों का विश्वास जमा है। बाहर से लोग आके यहाँ पैसा लगा रहे हैं और बड़े बड़े प्रकल्प या बड़े बड़ी चीजें यहाँ खड़ी होने लगी हैं। ये तो पहले से फर्क पड़ा है। पहले से फर्क पड़ा। आपने बताया 2005 से 10 के बीच में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अपराध पर नियंत्रण हो, तो यह नियंत्रण हमको लगता है कि 5 से 10 के बीच में ही रहा। फिर 10 के बाद से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा और वर्तमान में भी कमोबेश वही स्थिति है जो 90 के दशक में था। 90 के दशक में थोड़ा अपहरण ज़्यादा हुआ करता था, अपहरण की घटना कम है, लेकिन लूट की जो घटना है, लूट चोरी डकैती इसकी घटना है, इसमें कोई कमी नहीं है। हत्या, अब हत्या का दौर आ गया, लेकिन किसी भी हत्यारे को सजा नहीं मिल पाती है, उसमें पुलिस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिसके कारण हत्या का दौर जारी है और अपराध का सिलसिला वही शुरू है। फिर ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे जब समाज में पैसा बढ़ता है, अभी बराबर हम लोग भी पढ़ते हैं कि भू माफिया का एक दौर है, शराब की तस्करी होती है और फिर गैंग की जो राइवलरी होती है वो भी होती है। और ऐसे में जो प्रशासन है, पुलिस है, इसका दायित्व निश्चित रूप से बढ़ता है कि वो इस पर गंभीरता से और त्वरित कार्रवाई करे, ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनका मनोबल टूटे। और इस पर जो समाज के सभी तबके, चाहे वो राजनीतिक तबका हो या समाज का बढ़ा हुआ तबका हो, सभी लोगों को सामने आना चाहिए और सब लोग मिलकर प्रशासन और सरकार का सहयोग करें और इसको एक्सेप्ट करें कि कोई समस्या है, और फिर उस समस्या से निजात पाने के लिए सबको एक साथ बैठकर और मिलकर इसका निष्कर्ष
या इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ इनकार करने से काम नहीं चल सकता है। लेकिन लग रहा है कहीं न कहीं नौकरशाह जो इस सरकार पर हावी है, जिसके कारण एक वह भी कारण हो सकता है कि नौकरशाह, यह नहीं हम कहेंगे नौकरशाह जैसे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब पैसे की बात आती है तो जो भी अपराधी बच जाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा, अपराधी क्यों बचते हैं? अगर पुलिस चाह ले तो किसी अपराधी को 24 घंटे में ढूँढ लेती है, लेकिन कई-कई साल मामले बीत जाते हैं, लेकिन हत्या की कई घटनाएँ, चर्चित घटनाएँ मतलब यहाँ घटी, लेकिन किसी अपराधी को सलाखों तक पहुँचाया नहीं गया, जिसके कारण हमको लगता है जो अपराध बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ और नौकरशाह दोनों की शिथिलता इसमें है। एक पुरानी कहावत है, यू गेट द एडमिनिस्ट्रेशन यू डिजर्व। जैसी जनता होती है, जो प्रशासन होता है, वो जनता का ही आईना या वो जनता का ही प्रतिबिंब होता है। जिस प्रकार की जनता होती है, जैसे वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिस प्रकार के वो सरकार चुनते हैं, उसी प्रकार का उनको प्रशासन मिलता है। मैं इससे ज्यादा इस पर और कहना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, कभी यह शहर रईसों का शहर माना जाता था। पहले जो व्यवस्था थी, पहले विकास की जो गति थी, इस तरह से नहीं था। फिर भी लेकिन उस समय जो रईस का शहर माना जाता था, लोग चौक चौराहे पर आपको यहाँ पर कई प्रसिद्ध पान के दुकान हुआ करते हैं, चौकों पर लोगों का मजमा लगता था। मतलब अपने जो पहले का हम लोगों का जो लिबास था, जो से धोती कुर्ता और जो कुर्ता पैजामा, जिस ढंग के उस लिबास में लोग चौक पर जाते थे, पान खाते थे। और रईसी का सीमा मतलब और भी कई रईसी का मतलब दरवाजा था, वहाँ लोग जैसे रईसी करते थे। लेकिन आज जो इस शहर की स्थिति है, ट्रैफिक जाम, बरसात के समय जैसे जल जमाव, गंदगी तो इससे श्राद्ध जो ऐसे किला आपको बरसात के समय में चलना, वैसे भी बरसात क्या कहे, अन्य दिनों में भी जो नाले से बदबू आती है, उसके कारण लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। हर जगह सड़क में गड्ढे हैं, जबकि यह स्मार्ट सिटी में हमको लगता है ये 5-6 साल पहले शामिल हो गया, उसके बावजूद भी इस शहर की स्थिति आखिर ऐसी क्यों है? देखिए, आप अभी कह रहे थे कि ये रईसों का शहर, ये बात सही है कि रईसों का शहर रहा है। क्योंकि मुझे याद आता है जब मैं लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ता था, उस समय फुटबॉल का लीग होता था मुजफ्फरपुर का, और उस लीग के मैच को देखने के लिए हम लोग स्टूडेंट थे, आते थे। फाइनल में 2 रुपया या 3 रुपये का टिकट भी लगता था, या तो जिला स्कूल के मैदान में हो, या लंगट सिंह कॉलेज में, या फिर खुदीराम बोस स्टेडियम में। अभी भी याद है जो टीमें हुआ करती थी, ट्रांसपोर्ट की टीम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम, स्टार 11, 11 ज्वेल्स, मनियारी क्लब, ऐसी ऐसी टीमें होती थी और फुटबॉल के मैच होते थे और उसमें भीड़ लगती थी, लोग देखने जाते थे। कल्याणी केबिन एक जगह होता था मुजफ्फरपुर के, सभी अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ इकट्ठे होते थे, शाम के समय चाय पीते थे और आपस में जो सांस्कृतिक बातें होती थी। कुछ केंद्र बिंदु थे, बच्चा बाबू जिनका मंदिर है रमना में, उमाशंकर बाबू, बच्चा बाबू के घर में संगीत समारोह बराबर होते थे, हम लोग वहां जाते थे। दांडेकर जी और बड़े बड़े कलाकार आते थे। एक पीएन मेहता हुआ करते थे, पीएन मेहता साहब, उन्होंने एक मकान लेके शिमला में दे रखा था उस्ताद विलायत खान साहब को। ऐसे ऐसे रईस लोग मुजफ्फरपुर में थे। फुटबॉल का मैच होता था, संगीत के कार्यक्रम होते थे। मैंने देखा है मुजफ्फरपुर के इसी टाउन हॉल में, मैं अपने पिताजी के साथ गया और वहां नाटक मंचन होता था। नाटक रात को 10 बजे 11 बजे नाटक हो रहा है और वहां हम बैठे हैं, नाटक हो रहा है, संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, लोग रात रात भर बैठ रहे हैं इसी टाउन हॉल में। लाइब्रेरी थी, उसमें से हम लोग किताब लेकर जाते थे। उस समय में कलेक्टर जो होते थे यहाँ के, एक पाटंकर साहब कलेक्टर थे। तो कलेक्टर साहब जब म्यूजिक का प्रोग्राम कराते थे तो कलाकारों को बुलाकर म्यूजिक प्रोग्राम होता था, उनको कुछ पैसा दिया गया और उनका जो स्वागत होता था वो सब हमने आंख से देखा हुआ है। अब तो ये सब लगता है कि सब किस्से कहानी तक सीमित हो गई। कहेंगे तो लोगों को भरोसा भी नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर में कभी ऐसा भी होता था। बिल्कुल ही वातावरण चेंज हो गया। इस मुजफ्फरपुर में बहुत शुरुआत के दिनों में हमने बग्घी देखा हुआ है। बग्घी में लोग चल के मुजफ्फरपुर क्लब आया करते थे, बड़े बड़े लोग, और वहाँ क्लब में मतलब रईस लोग बैठकर आपस में मशविरा करते थे शहर के विकास के बारे में। कलेक्टर हो या बड़े पदाधिकारी लोग भी उसमें शामिल होते थे। उसका ढलता हुआ दौर कुछ 1988-90 के आसपास हमने भी देखा। लेकिन ये सब कहाँ रईसी चली गई, कहाँ
आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी और जो महाकवि, जो राष्ट्र कवि दिनकर जी, देवकीनंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, कितने लोगों ने यहाँ आकर अपनी अपनी रचनाएं लिखी, कालजयी रचनाएं लिखी। ये साहित्य का एक जमावड़ा हुआ करता था। आज ही आपने पढ़ा होगा कि राजेंद्र बाबू यहाँ से पढ़ लिख कर और पढ़ाते भी थे। लंगट सी कॉलेज का वो एक माहौल था। कृपलानी साहब थे, राजेंद्र बाबू थे और कितने विद्वान लोग थे। कहाँ ये सब चला गया बताया नहीं जा सकता। इसका कारण क्या हो सकता? मैं यदि इसको बहुत महीन से आप देखिएगा तो दो तीन चीज का इतना आसान जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे जो अपना लगता है इसको राजनीति से बाहर करके नहीं देख सकते हैं। राजनीति के कारण मुजफ्फरपुर की यह दुर्दशा है। जब राजनीति को समाज का चेहरा बदलने का या समाज को बेहतर बनाने का राजनीति को जरिया बनाया जाता है तो समाज आगे बढ़ता है। और जब राजनीति को आप पेट पालने का जरिया बनाएंगे तो फिर समाज सुधार और समाज को बेहतर बनाने का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चला जाता है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। इस दौरान क्या घटा है मुजफ्फरपुर में, आप यदि यहाँ के प्रतिनिधियों के नाम देखेंगे तो उससे आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो आप यह मान रहे हैं कि यह राजनीति समाज सुधार का जरिया न रह करके एक रोजगार मात्र बनकर रह गया है? देखिए, ये बात आंशिक रूप से सत्य जरूर है। राजनीति में एक चीज जरूर हुआ, क्योंकि राजनीति नहीं होता तो हम अंग्रेजों को इस देश से भगा नहीं पाते। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो राजनीति चली, अंग्रेजों को भगाया। समाजवाद का आंदोलन चला, जिसके कारण एक समय में जो कांग्रेस की जमी जमाई जो सत्ता थी और इमरजेंसी का एक काल आया, उसके खिलाफ में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और कांग्रेस की सरकार गई। ये आंदोलन का ही एक रिजल्ट था कि यहाँ पर फिर बाद में समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ा। लेकिन वह समाजवादी आंदोलन भी आज कहीं ना कहीं यदि आप देखिएगा तो लगेगा कि समाजवाद भले ही हो, लेकिन समाजवाद कई बार लगता है कि सिर्फ चेहरा ही है, उसके पीछे भी भयंकर सामंतवाद है, उसके पीछे भी भयंकर परिवारवाद है। तो जो समाजवाद चला था जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी, अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के बहाने, वो समाजवाद कहीं ना कहीं आज लगता है, सोचने को मजबूर करता है कि शायद ये समाजवाद दम तोड़ रहा है। और आज समाजवाद का मुखौटा पहने हुए परिवारवाद, जातिवाद और सामंतवाद और पूंजीवाद, इस चारों वाद सामने है और वो समाजवाद कहीं ना कहीं पिछली सीट पर जाके बैठा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज जो आज आप कहते हैं कि कभी रईसों का शहर था और यहाँ कैसे पहुंच गया, तो इस यात्रा में कहीं ना कहीं ये जो जन कल्याणवाद का जो सिलसिला था वो बदलते बदलते ये जो 4-5 वाद हम गिनाए, इन वाद में जो घुसा है, इसी यात्रा में जो रईसों का शहर था आज एक गर्त का शहर बन के पहुंच गया है। तो समाजवाद एक तरह से आपका मानना है जो कांग्रेस के विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो लग रहा है उसमें वह समाजवाद कांग्रेस की गोद में तो खिलने नहीं लगा। अब देखिए, बिहार के संदर्भ में तो नहीं कहा जा सकता कि समाजवाद कांग्रेस की गोद में खेल रहा है, क्योंकि 1990 में कांग्रेस की विदाई हुई बिहार से, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, और तब से लेकर आज तक 2 बार कांग्रेस को एक छोटा छोटा शेयर मिला। 2000 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस ने बिहार को बांटने का प्रस्ताव रखा, लालू जी ने इसको स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने कहा था कि बिहार मेरी लाश पे बंटेगा। लेकिन उन्होंने सत्ता में रहने के लिए बिहार को बांटना मंजूर किया और बिहार का सबसे जो अच्छा इलाका था, जो दुधारू गाय कह लीजिए, दक्षिण बिहार को अलग करके रांची बना दिया और उसके बदले में कांग्रेस को सरकार में भागीदारी दी। मुझे जहां तक याद है 22 एमएलए थे कांग्रेस के, उसमें से 11 को कैबिनेट मिनिस्टर लालू जी ने बनाया था 2000 में। तो कांग्रेस वहाँ समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू ही थे, राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू ही थी। कांग्रेस कभी भी ड्राइविंग सीट में बिहार में 90 के बाद से नहीं आ पाई, अभी तक नहीं। ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन जो समाजवादी है, समाज
बात की बात करें, वह समाजवादी तो जाकर के कांग्रेस से जुड़ करके सत्ता के लोभ में जिस कांग्रेस के विरुद्ध में आप समाजवाद खड़ा किए थे, उस सत्ता के लोभ में फिर कांग्रेस के साथ मिल गए। चाहे आप गोद में जाइए, चाहे उनको गोद में लीजिए, तो इसको तो माना जा सकता है कि कांग्रेस के गोद में गए, आप समाजवाद को समाप्त कर दिए। एक समाजवाद खोखला वादा आप कर रहे हैं, लोगों को खोखला समाजवादी अपने को दिखा रहे हैं, ऐसा तो माना जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए नीतीश जी हैं, आप वो भी जैसे जयप्रकाश जी के आंदोलन के उपज है, लेकिन वो भी कांग्रेस के साथ मिल गए, लालू जी के साथ मिल गया, तब सत्ता में आए। तो क्या कैसे समाजवादी लोग हैं? ये बात आपने सही कहा कि आज के तारीख में जहाँ तक समाजवाद की परिकल्पना, मैंने पहले ही कहा कि आज समाजवाद कहीं ना कहीं पिछली सीट पर चला गया है और समाजवाद बहुत हद तक सिर्फ एक मुखौटा सा रह गया है। और उस मुखौटे के पीछे, क्योंकि जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो ये परिवारवाद अमूमन सब जगह दिख जाएगा, किसी भी पार्टी में आप घूम जाइए, कहीं ज़्यादा कहीं कम। सामंतवाद भी बढ़िया से दिखता है और पूंजीवाद भी खूब दिखता है, परिवारवाद भी है। और इसमें जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं पीछे पहुंच गया, इससे कोई भी अछूता नहीं है। हर पार्टी कांग्रेस के साथ भी मिली, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिली, और फिर अलग अलग प्रकार के गठबंधन बढ़ते हैं। एक जाति की पार्टी निकलती है, जिसको आप कह लें कि एक जाति की वो तंबू टाइप की पार्टी आई, किसी के साथ गठबंधन कर ली, काम सध गया तो ठीक है, नहीं सदा फिर वो तंबू उखाड़ा, फिर दूसरी पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए। ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसी पार्टियां हैं, और ऐसी पार्टियां हैं जो कि राजनीति की दिशा तय करती हैं। आश्चर्यजनक है, जब ऐसी ऐसी पार्टियों को आप तरजीह देना शुरू करेंगे तो फिर जो समाज में हो रहा है, फिर आप एजेंडा क्या तय करेंगे? उनसे ब्लैकमेल ही होते रहेंगे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी हो तब, या फिर लालू प्रसाद हो तब। जब आप इस तंबू टाइप की पार्टियों के सामने जब नतमस्तक होंगे, एक एक जाति की पार्टी है, 2 नेता हैं, 3 नेता हैं, 2 विधायक हैं, कि किसी किसी का तो एक भी विधायक नहीं है, और उनको लेके हेलीकॉप्टर में आप घूम रहे हैं, अब माछ भात खा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि बड़े भारी नेता और नेताजी कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम भी बनना है, अब विधायक का पता नहीं। तो कहने का मतलब, हम इन नेताओं को भी हम कुछ कहना नहीं चाहते, जनता इनके साथ खड़ी कैसे है, इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर इनके साथ, जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसके साथ एक जाति खड़ी है, तो वो जाति किसी बड़े फॉर्मेशन को क्यों नहीं मान रही है? वो यदि जाति एक नेता को मान लिया लेकिन बड़े फॉर्मेशन को नहीं मान रही है, कहीं वो जाति अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है, बड़ी पार्टियां उस तक नहीं पहुंच पाई। तो यहां सिर्फ उसको दोष देने के बजाय बड़ी पार्टियों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि हमसे कहाँ चूक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसको ठग रहे थे, उसको कहीं दिशा मिल गई तो वो अपने नेता के साथ घूम रही है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है रविंदर जी, और इसमें मुझे जो लगता है फिर वहीं पहुंच रहे हैं कि राजनीति को पेट पालने का जो जरिया बना लिया गया है, जड़ में वही है। और दूसरा, जो समाज का जो आगे बढ़ा तबका है, इसको जाति से नहीं जोड़िएगा, पढ़ा लिखा तबका हुआ, अच्छे किसान हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड पदाधिकारी लोग हैं, ये लोग सामने आकर यदि समाज को बनाने का जो एक कार्यक्रम था इसमें हाथ बटाते तो एक नया समाज बनता। वहां क्या होता है कि ये लोग आते हैं, कहते नहीं ये पार्टी खराब है, ये पार्टी खराब है, दुसते हैं, नीतीश जी खराब हैं तो लालू जी खराब हैं, तो कांग्रेस खराब है तो बीजेपी खराब। अरे भाई खराब है, आपकी भूमिका क्या है? आप तो सामने आइए ना। तो ये नहीं आते सामने, सिर्फ आलोचना करते हैं। तो सामने आना चाहिए, जो सबल समाज है इसको सामने आकर खुद से लीड करना चाहिए, ताकि कल को आप नहीं कह सकिए कि समाज खराब है या राजनीति खराब हो गई। लेकिन ये नहीं होता है, ये सब के सब अपने स्वार्थ और सहूलियत के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन सबका बना हुआ है, दर्द तो है लेकिन आराम के साथ, और यही मूल कारण है। एक ढंग से इस चीज को हम मान सकते हैं कि समाजवाद की जगह अवसरवाद, वंशवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद ले चुका है। ये बात सही है, ये हमने शुरू में भी कहा। वंशवाद आप देख के खड़े हो जाइए, ज्यादा दूर जाने की नहीं जरूरत है। आप जहां मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, यहीं पर आप देख लीजिए वंशवाद कैसे चला, लोकसभा से लेकर विधानसभा में देख लीजिए। तो और इसमें करीब सभी पार्टियों में ये चीज चल रहा है, सभी पार्टियों में। किसी में इसमें किसी को आप, वो जो देहाती कहावत है ना
कि चलनी दुसलन सूप के जिनमें अपने 72 गो छेद, किसको कहा जाए? तो नहीं, लगभग सभी पार्टियों का वही हाल है। कोई भी पार्टी है, हर पार्टी में वंशवाद, समाजवाद, अवसरवाद, मतलब जो कहे पूंजीवाद, सब पूंजी का खेल हो गया है। सब अवसरवाद में कमाने में लग गया है। कहाँ स्थिति क्या है उस पर देखने, सामाजिक दायरा क्या है, समाज को कैसे सुदृढ़ करे, उस पर उतना ख्याल किसी का नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हम बात करते हैं शिक्षा पर भी। हम लोग बात करें कि आप खुद जूरन छपरा विद्यालय से, बीबी कॉलेजिएट से, और बिहार ही नहीं कि ये देश में चर्चित लंगर सिंह कॉलेज से आप पढ़ाई किए हुए हैं। तो आज जो उस समय जो शैक्षणिक माहौल था और अब जो स्थिति है, उसमें विशेष अंतर क्या दिख रहा है? देखिए, शैक्षणिक माहौल आज जब हम बैठे हुए हैं तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और कल यहाँ एमएलसी की वोटिंग होनी है, कल मुजफ्फरपुर में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। देखिए, लंगर सिंह कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, याद है, एक एससी प्रसाद श्यामचंद्र बाबू हुआ करते थे, फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। फिर बॉटनी के थे शिवशंकर प्रसाद और अखौरी बलराम प्रसाद। केडीपी सिन्हा थे मैथमेटिक्स में। इन लोगों को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी मिला हुआ था, बहुत बड़ा पद होता है, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी का इन लोगों को फेलोशिप मिला हुआ था। ये लोग हमारे टीचर हुआ करते थे लंगर सिंह कॉलेज में। उस समय की पढ़ाई, श्यामनंदन किशोर जी हिंदी पढ़ाते थे, ऐसे ऐसे विद्वान लोग वहाँ शिक्षक थे। और उस समय का जो पढ़ने का माहौल और आज का माहौल देखें तो लगता ही नहीं कि वही लंगर सिंह कॉलेज है। हम लोग रीडिंग रूम में जा जाकर घंटों बैठते थे, पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी के रीडिंग रूम में, एलएस कॉलेज का जो ऊपर लाइब्रेरी है वहाँ पढ़ते थे। अब कभी यूनिवर्सिटी से गुजरते हैं, लगता ही नहीं कि वो एक माहौल है आज। मुझे लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज अभी तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बीच के समय में पढ़ाने का काम कम होता था। राजनीति, ठेकेदारी का एक केंद्र बिंदु बन गया था, और उसी ठेकेदारी और राजनीति से अपराध भी उपजता था। मुजफ्फरपुर में जो अपराध बढ़ा, यदि आप ठीक देखिएगा तो ठेकेदारी, राजनीति और वहां से अपराध आया, और इसको राजनेताओं का संरक्षण, ये सब मिलके और उस चीज को समाज का भी संरक्षण मिला। उसमें डॉक्टर साहब, जैसा हमको लग रहा है जी, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में अगर अपराध शुरू हुआ, अपराध मतलब अपराध तो हर दिन से है, सब दिन से छोटा मोटा अपराध तो हर जगह है, और थमने का मतलब ये भी नहीं है जो थम ही जाए, बिल्कुल रूप से बंद हो जाए। लेकिन जो मुजफ्फरपुर में जो अपराध का दौर शुरू हुआ, वो विश्वविद्यालय से ही शुरू हुआ। जहाँ शिक्षण संस्थान है वहीं से अपराध शुरू हुआ, और उसमें कुछ शिक्षकों की भी भूमिका थी। बिल्कुल, वहाँ से शुरू हुआ, और धीरे धीरे स्थिति यह हुआ कि 56-47 का दौर भी मुजफ्फरपुर में ही बताया जाता है। बिहार में सबसे पहले AK-56 का उपयोग मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। तो एक तरह से वह शिक्षा का जो मतलब मंदिर है, किस तरह अपराध की ओर गया। वही मैं कह रहा था कि मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज के जो हॉस्टल थे, एक समय आया जहां लंगट हॉस्टल, न्यू हॉस्टल और हॉस्टल या पीजी हॉस्टल सब था। ये सब हॉस्टल की चर्चा होने लगी कि ये सब यहाँ सब संगठित अपराध के ये सब गढ़ बनने लग गए, और ये संभव नहीं था बिना कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी के प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं था। और उसके ऊपर से कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और मैं तो ये मानता हूं कि जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ने बच्चे आते हैं, उन बच्चों के हाथ में शस्त्र देना, हथियार देना, गोला बारूद देना, बच्चे माँ के पेट से अपराधी बनकर नहीं आते हैं। कॉलेज में माँ बाप उनको भेजते हैं, कोई मुंगेर से आ रहा है, कोई बेगूसराय से आ रहा है, कोई छपरा से आ रहा है, कोई रक्सौल से आ रहा है। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे थे, उनको अपराधी बना कौन रहा था? वो यहीं के लोग थे जो अपराधी इन बच्चों को बना रहे थे। उसमें महाविद्यालय का प्रशासन था, यूनिवर्सिटी का प्रशासन था, और यहाँ के राजनेता थे। बच्चे मारे गए, बच्चे दुनिया से चले गए, बच्चे बदनाम हुए, लेकिन जो सफेद पोश थे, इनका कॉलर टाइट रहा। दुर्भाग्य की बात है, बच्चे सिर्फ बदनाम हुए, और ये बहुत बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो इसको देखने और समझने की जरूरत है रविंदर जी। तो यहाँ से आपका यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हुआ, और आज जाने दीजिए, जैसे अभी स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन की बात उठती है,
आज स्नातक निर्वाचन की बात यदि आज हम करते हैं तो निश्चित रूप से है कि प्रश्न यही है ना कि स्नातक जो लोग हैं उनके वेलफेयर की बात हो। स्नातक का वेलफेयर क्या होता है कि आप यदि बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक बने तो आपको बढ़िया कैरियर मिले, या फिर आप पढ़ने के लिए जाएं, रिसर्च के लिए जाएं, तो आगे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो लाल कालीन बिछा के, रेड कारपेट बिछा के आपको वेलकम करें। स्थिति तो ये है कि बाहर जाइए, कहीं बिहार से पढ़ के आए, कहता है बिहार से पढ़ के आए, ठीक है बाहर जाके बैठो। तो यदि हमारे यहाँ से बहुत से राज्य हैं जहाँ ये एमएलसी नहीं होते, स्नातक निर्वाचन, शिक्षक निर्वाचन नहीं होते, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ ये सब अलग अलग कैटेगरी में एमएलसी बनाए जा रहे हैं, इतने साधन दिए जा रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे यहाँ की क्या पढ़ाई आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई बैकसीट पे चली गई, राजनीति आगे चली गई, और बच्चों को बांट लिया इन लोगों ने अपने अपने खेमे में, जाति के खेमे में कहिए तब, या पार्टी के खेमे में कहिए तब। और ये बच्चे यदि बंट गए तो जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और जो देश और दुनिया में अपने बिहार का या मुजफ्फरपुर का नाम करना चाहिए, वो राजनीतिक खेमे में बटे हुए हैं। यही बच्चे कल को ठेकेदारी मांगेंगे अपने नेता से, उससे नहीं होगा तो मारपीट करेंगे, मारपीट फिर बदल के चली जाएगी, वहां से अपराध का नया सिलसिला शुरू होगा। डॉक्टर साहब, आपने तो सुना है विगत कुछ वर्षों में बच्चों के बीच भी संघर्ष हुआ, आपस में बच्चे भी लड़ते आए हैं यहाँ, और राजनीति जो आप जो कहते हैं सफेद पोश लोग उनका यूज किए हैं, और वहाँ भी राजनीति हावी हो रहा है, जिसके कारण वहाँ का शिक्षण माहौल बीच में तो काफ़ी स्थिति खराब हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है जो पटरी पर आ ही गया। ये बात सही है, लेकिन बच्चे भी अब समझने लगे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया सक्रिय हुई है और सोशल मीडिया की जो रीच है, पहुंच है, बढ़ी है, अपनी बातों को सब लोग समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं, माहौल बदल रहा है, और बड़े बड़ी पार्टियों में, बड़े बड़े राजनीतिक दलों में, राजनीतिक आकाओं के पास सबकी पहुंच बढ़ी है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब उनका शोषण करना या उनको बेवकूफ़ बनाना पहले जितना आसान अब नहीं रह गया है। तो आपने सुना कि किस तरह से हमारे बीच जो बिहार के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निशित किंजल जी, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य हैं, उत्तर बिहार जागरण मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो बात हुई, हमने पहले शुरू किया मुजफ्फरपुर की अघोषित राजधानी से, मुजफ्फरपुर की स्थिति से, लेकिन राजनीति, समाजवाद सब पर चर्चा हुई। तो आपने सुना कि किस तरह डॉक्टर साहब ने एक एक बिंदु पर बताया। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे साथ।